तो महा रिवीजन के आज के अंक पे हम लोग 6 सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे और 6 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपका इतिहास है, दूसरा आपका राज्य व्यवस्था है, तीसरा आपका भूगोल है, फिर पर्यावरण है, फिर विज्ञान है और फिर आपका जो है अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है। ये 6 सब्जेक्ट का रिवीजन पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और जितने भी बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं काफ़ी कुछ रिवाइज कर चुके हैं, आगे भी रिवीजन जारी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज के रिवीजन में सबसे पहले इतिहास की विषय वस्तु लेते हैं। इतिहास में प्राचीन काल में 600 बीसी के आसपास, 500 से 600 बीसी के आसपास उत्तर भारत में महाजनपदों का उदय हुआ, है ना। और यहीं से जो है साम्राज्यों का उदय भी होता है। बाद में बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की जाती है। तो 16 महाजनपदों के बारे में आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि 16 कौन से महाजनपद थे, उनकी राजधानी क्या थी। इससे भी प्रश्न पूछता है आप सभी के एग्जाम में, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन बैच में पढ़ा रखी हैं। अब चूंकि रिवीजन वाले सेगमेंट पे चल रहे हैं तो यहाँ पे रिवीजन ही होना है इन चीज़ों का। तो आज 16 के 16 महाजनपद आप सभी मेरे साथ देखेंगे, इनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद के इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। पहले मैं एक बार सारे के सारे महाजनपद आपको मानचित्र में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मानचित्र है। इस मानचित्र में सभी 16 महाजनपद है। पूरा उत्तर भारत जो आप लोग डार्क में स्पॉट देख रहे हैं ये सारे के सारे महाजनपदों के हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथों से, जैन ग्रंथों से। तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंग्युत्तर निकाय। अंग्युत्तर निकाय, अंग्युत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्या है आपका बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, और एक दूसरा ग्रंथ है आपका जिसका नाम है भगवती सूत्र। ये भी आपका जैन ग्रंथ है, भगवती सूत्र। ये आपका जैन ग्रंथ है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ है अंग्युत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र। इनसे 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब एक बार थोड़ा सा 16 महाजनपद देख लेते हैं, इनकी राजधानी देख लेते हैं। यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे दक्षिणतम की बात करें तो सबसे दक्षिणतम है आपका अस्मक। सबसे दक्षिणतम है आपका अस्मक। ठीक है, सबसे लास्ट में है और इसको सबसे दक्षिणतम कहते हैं। गोदावरी कृष्णा नदी जो आपकी है इसी के क्षेत्र में आपका। तो अस्मक की राजधानी आपकी पोतन थी। है इसकी राजधानी लिख लीजिएगा, साथ साथ राजधानियां भी लिखवा सक रहा हूं मैं। पोतन सबसे दक्षिणतम है आपका, ये केजी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में आपका है। ठीक है, पोतन आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद के तौर पे हम इसको देखते हैं। इधर देखेंगे पूरब में तो ये वाला महाजनपद आप देख रहे हैं, ये है अंग महाजनपद। देखिए यहाँ पे 2 महाजनपद हैं ये एक साथ। यहाँ पे देखिए ये जो देख पा रहे हैं ना आप, ये है अंग और अंग के बगल में ऊपर है बज्जी। ये वाला आप देख रहे हैं ये है बज्जी। ठीक है, ये है आपका मगध। यहाँ पे ये है आपका मगध। आगे चल के इसी का सिक्का चलता है, सारे शासक इसी के रहते हैं, मगध के ही। तो यदि हम अंग की बात करें तो अंग की राजधानी क्या है, चंपा। चंपा बिहार में है, जो भागलपुर वाला क्षेत्र है ना, भागलपुर मंडल आप देखते हैं और मुंगेर मंडल देखते हैं, प्रमंडल। भागलपुर में आपका भागलपुर और बांका आता है और मुंगेर वाला क्षेत्र ये पूरा चंपा का था, चंपा। ठीक है, तो अंग की राजधानी चंपा थी। इनकी सभी की राजधानियां भी थी। अस्मक मैंने आपको बताई दिया है। अच्छा, क्लास तो यहाँ पे चल रही है भाई, लाइव क्लास।
ठीक है, चलिए क्लास करते हैं। अभी पहले क्लास पे फोकस करिए, फिर आगे बातें जो भी होंगी पहले क्लास कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके दो जो है हो गए, आपका एक तो अस्मक हो गया, दूसरा अंग हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अंग के उत्तर में ही आपका बज्जी है। बज्जी की राजधानी वैशाली होता था। इसका केंद्र बज्जी का क्या होता था? वैशाली। बज्जी का केंद्र क्या होता था? वैशाली। ठीक है, वैशाली। यहाँ पे मगध है, तो मगध के बारे में सभी जानते हैं, जो पटना और गया वाला क्षेत्र है, इसको मिला दें यदि। इसकी 3 राजधानियां थी। राजगृह बोलते हैं उसी को, राजगृह। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र हो गई आपकी, पाटलिपुत्र। फिर आपकी गिरिब्रज है, गिरिब्रज है ना, राजगृह, पाटलिपुर, गिरिब्रज। ठीक है, ये आपकी गिरिब्रज भी राजगृह को ही कहते थे, कोई अलग नहीं है आपका। और राजगीर भी बोलते हैं, इसके लिए एक शब्द यूज होता था, राजगीर। आज भी है राजगीर। ठीक है, तो मगध के ये जो है नाम कोई भी मिलता है तो मगध का केंद्र यही होता था। पहले शुरुआत में राजगीर था, राजगृह था, बाद में पाटलिपुत्र इसका हो गया। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर में देखेंगे आप तो यहां पे देखेंगे काशी महाजनपद है। ठीक है, काशी भी एक महत्वपूर्ण जनपदों में एक है। ये देखिए जस्ट यहाँ पे बगल में इसके, ये आप देख पा रहे हैं येलो कलर से, ये पूरा रीजन आपका काशी का है। मगध से सीमा साझा करता था। काशी काफी समय के लिए बिंबिसार को दिया भी गया था। तो काशी का जो केंद्र बिंदु था, राजधानी थी, वो थी वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, इसके उत्तर में आप देखेंगे तो ये मल्ल महाजनपद है, और यहाँ पे गणतंत्रीय व्यवस्था भी थी। कहीं कहीं पर गणतंत्र भी था। ठीक है, कहीं पर गणतंत्र भी देखने को मिलता है। तो यदि हम मल्ल की बात करें तो मल्ल में कुशीनारा के मल्ल और दूसरे पावा के मल्ल। ठीक है, 2 इसकी राजधानियां थीं, कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, 2 ब्रांचेस थी इसकी मल्ल की। ठीक है, कुशीनारा और पावा। तो देखिए यहाँ पे आप अब इससे आइडिया लगा लीजिए, जो सबसे पूर्वी है अंग है, ऊपर बज्जी है, फिर पाटलिपुत्र है, यहाँ पे काशी है, ऊपर मल्ल है। ठीक है, अब इधर इस तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं जो ये व्हाइट कलर से आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये है आपका कोशल महाजनपद का। कोशल की भी 2 राजधानियां थी, एक थी साकेत, दूसरी थी श्रावस्ती। कोशल की 2 राजधानियां थी, एक थी साकेत और दूसरी थी श्रावस्ती। 2 राजधानियां थी, साकेत और श्रावस्ती। ठीक है, साकेत और श्रावस्ती 2 राजधानियां आपकी कोशल की थी। कोशल के बाद अगला है आपका कुरु महाजनपद। कुरु तो आपका इधर है, यहां पे पड़ता है, ये आप देख सकते हैं, ये है कुरु आपका। कुरु मेरठ वाला क्षेत्र जो आपका है, मेरठ का कुछ हरियाणा का हिस्सा भी लगता है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, इंद्रप्रस्थ। आज भी दिल्ली में, दिल्ली वाला रीजन जो आपका है, ये सब कुरु के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, कुरु के अंतर्गत ही ये आता था। इसके बाद देखिए, ये जो आपका कोशल महाजनपद के बगल में लगा हुआ है, काफी बड़ा रीजन है पांचाल महाजनपद का। पांचाल की भी 2 राजधानियां थी। इसकी जो उत्तरी राजधानी थी अहिछत्र कहलाती है। रामनगर और बरेली वाला क्षेत्र जो आपका है, ये अहिछत्र था, अहिछत्र। ठीक है, इसकी उत्तरी राजधानी अहिछत्र कहलाती है, और इसकी जो दक्षिणी राजधानी है उसको काम्पिल्य कहते हैं, काम्पिल्य। काम्पिल्य आपका जो फर्रुखाबाद वाला रीजन है, काम्पिल्य आपका फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है, फर्रुखाबाद, काम्पिल्य फर्रुखाबाद। और अहिछत्र जो आपका है, ये आपका है बरेली, और दूसरा है रामपुर, रामपुर बरेली क्षेत्र वाला क्षेत्र, काम्पिल्य आपका फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये पांचाल महाजनपद है। दूसरा आपका यहाँ पे ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये कोशल महाजनपद है। इसकी 2 राजधानियां हैं, श्रावस्ती है और साकेत है। कोशल की 2 है, उत्तरी की साकेत है और दक्षिणी की जो है
ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती है, फैजाबाद मंडल वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, काशी की वाराणसी हो गई, ये वाला हिस्सा आपका जो है मगध का है, मगध का राजगीर पाटलिपुत्र हो गई। यहाँ पे पावा में ये मैंने आपको बताया 2 ब्रांचेस थी मल्ल की, कुशीनारा और पावा। वैशाली की बज्जी हो गई आपकी, बज्जी की वैशाली हो गई, अंग की चंपा हो गई आपकी। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग आपसे पूछता है, अभी और भी हैं, 16 थे टोटल। कुरु हो गया, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो गया आपका, है ना। और देख लेते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद जो आपका था, ये आपका जो कौशाम्बी वाला क्षेत्र है ना। तो ये इलाहाबाद वाला क्षेत्र जो है, ये इलाहाबाद इसकी राजधानी थी, इलाहाबाद केंद्र था, कौशाम्बी केंद्र था। इलाहाबाद, बांदा, ये कौशाम्बी रीजन था यहाँ पे, कौशाम्बी, है ना। एक तो ये हो गई आपकी, दक्षिणतम आपकी हो ही गई। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है चेदी महाजनपद, चेदी भी एक महाजनपद था। मैं अभी आपकी लिस्टिंग भी करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार मानचित्र में आप देख लीजिए। ये आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं बुंदेलखंड वाला रीजन है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर, ये चेदी महाजनपद है। चेदी की यदि हम राजधानी की बात करें तो चेदी की राजधानी थी सुक्तमती, ये चेदी की राजधानी होती थी। इसी का दूसरा नाम आपका सोथीवती होता था या सुक्तवती होता था। ठीक है, चेदी के बाद यहां पर देखिए ये अवंती है, काफी बड़ा महाजनपद था और काफी जो है एक तरीके से देखा जाए तो काफी मजबूत महाजनपद था। तो चेदी की, अवंती की 2 राजधानी थी। उत्तरी राजधानी जो इसकी होती थी उसको हम उज्जैनी बोलते हैं, उज्जैनी। ठीक है, और दक्षिणी राजधानी इसकी जो है वो है महिष्मती। 2 राजधानी है, उत्तरी राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी राजधानी महिष्मती। क्लियर है, स्पष्ट है। इसके बाद एक महाजनपद आपका और बचा, ये है आपका सूरसेन महाजनपद यहाँ पे। ठीक है, 1-2 और महाजनपद बचे हैं। सूरसेन की ये वाला क्षेत्र जो है ये मथुरा का क्षेत्र है आपका, मथुरा का रीजन, मथुरा। ठीक है, और यहाँ पे एक और है आपका मत्स्य महाजनपद, जो आपका एक तरीके से, तो मत्स्य महाजनपद ये राजस्थान वाला भरतपुर वाला क्षेत्र है। मत्स्य महाजनपद का जो केंद्र था वो था आपका भरतपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, इसका है विराटनगर। महाभारत में इन सब का जिक्र मिलता है। लगभग मुझे लगता है 16 के 16 महाजनपद हो गए। देख लीजिए एक बार मैप में। अब देखो, आपको भी चाहिए कि एक मानचित्र आप बना करके पहले सारे के सारे मेंशन कर लें, देख लें आप। ठीक है, इसको आप ये महाजनपद में इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर तो दिया गया प्रॉपर, देख रहे हैं, ये पूरा मानचित्र है आपका। फिर से एक बार मैं लिस्ट ले रहा हूं, आप लोगों ने लिस्ट बनाई होगी, एक बार सारे के सारे देख लीजिएगा, सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, सभी लोग एक बार देख लीजिएगा। अंग की राजधानी चंपा है, भागलपुर वाला क्षेत्र है आपका। अस्मक की पोतन या पोटिल है। इसके बाद अवंती की 2 राजधानी उज्जैनी और महिष्मती मैंने आपको बताई। चेदी की सुक्तमती राजधानी है या सोथीवती बोलते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र। गांधार भी है एक जनपद, यहाँ पे देखिए एक जनपद है आपका गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला, ये पेशावर वाला क्षेत्र है। गांधार की भी राजधानी है, गांधार भी एक आपका है। ठीक है, इसमें दिया गया क्या, हाँ यहाँ देखिए गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला। और एक और है आपका कंबोज, ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पे 2 पड़ते हैं आपके, गांधार और कंबोज। तो कंबोज की राजधानी है हाटक या राजपुर। कंबोज की क्या है, हाटक। गांधार की तक्षशिला, ठीक है, या राजपुर। ठीक है, राजपुर या हाटक, ये कंबोज की राजधानी है। ठीक है, राजपुर या हाटक कंबोज की राजधानी है। और गांधार की राजधानी ये पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ की तक्षशिला राजधानी है। तो 2 महाजनपद आपके उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पे थे, एक महाजनपद आपका दक्षिण में था, और बाकी आप देखिए ये मध्य में बाकी के महाजनपद हैं, 13 महाजनपद एक साथ ही आप देख सकते हैं। इनका पूरा का पूरा डेंस एरिया है, जनसंख्या का निवासी स्थान था और महाजनपदों का ये विभाजन था आपका। तो गांधार तक्षशिला वाले क्षेत्र में, काशी की वाराणसी, कंबोज की राजपुर या हाटक, कौशल की मैंने आपको 2 राजधानी बताई, साकेत और श्रावस्ती, कुरु की इंद्रप्रस्थ बताई आपकी। ठीक है, मगध की आपकी मैंने राजगिर या पाटलिपुत्र बताई,
मल्ल की दो राजधानी, दो ब्रांचेस थी, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। मत्स्य की विराटनगर, पंचाल की अहिच्छत्र और काम्पिल्य बताई, उत्तरी अहिच्छत्र है और दक्षिणी आपकी काम्पिल्य है। सूरसेन की मथुरा बताई, वज्जी की वैशाली बताई और वत्स की कौशाम्बी बताई। ठीक है, तो ये आपके महाजनपदों के बारे में शुरुआती जानकारी। ये 16 महाजनपद हैं, अवंती, चेदी, वत्स, कौशाम्बी, सूरसेन, मत्स्य, कुरुप, गांधार, कंबोज, अस्मक, मगध, अंग, काशी, कौशल, मल्ल और पंचाल। ये आपके टोटल 16 महाजनपदों की कहानी है। शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी देखो, अभी इसके बारे में बहुत सारे तथ्य, फैक्ट और सारी चीजें होंगी, समय के साथ धीरे धीरे रिवाइज करेंगे। पहले मेरा यह है कि तथ्यात्मक आपकी एक समझ विकसित होती रहे। बस अब आप रेगुलर रहिए, ये वाली क्लास में कंटिन्यूअस रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा। धीरे 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 एक सर्टेन टाइम के बाद आपको याद हो जाएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग अगले सब्जेक्ट पे आते हैं। अगला सब्जेक्ट आपका संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान में जैसा कि आप देख रहे थे पिछले सेशन में मैंने भारतीय संविधान से जुड़ी हुई समितियां बताई थी काफी सारी, है ना। हमने समितियों के बारे में चर्चा की थी। तो आज थोड़ा सा पिछले उस में कई सारी समितियां मैंने आपको बता रखी थी, आज भी बहुत सारी समितियां बताऊंगा। जब भारत का संविधान बनाया गया तो कई सारी कमेटी डेवलप की गई और इन कमेटियों से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको संघीय संविधान समिति बताई थी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, है ना। मैंने आपको प्रांतीय संविधान समिति बताई थी, इसके अध्यक्ष जो हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा संघीय शक्तियों से संबंधित समिति आपकी, इसके भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है, अब चलिए आगे चल के बाकी सारी समितियों के बारे में बताते हैं। एक प्रक्रिया विषयक नियमों की जो समिति थी वो राजेंद्र प्रसाद थे। अब आगे की मौलिक अधिकार वाली भी मैंने आपको बता दी थी, मौलिक अधिकार का भी आपने समझ लिया था कि कौन कौन से समिति के अध्यक्ष हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक आपकी थी स्टेट रिलेटेड कमेटी आपकी बनाई गई थी, राज्य संबंधी समिति बनाई गई थी, राज्य संबंधी समिति। इसके भी अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू। इसके भी जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। देखो ये संविधान सभा की विभिन्न समितियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा बात को। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज समिति। एक ध्वज समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, एक बनाई गई थी राष्ट्रीय ध्वज समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद अगली समिति आपकी जो है वो है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन यानी कि कोई भी कार्य करना है उसका ऑर्डर ऑफ बिजनेस क्या होगा, इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। तो कार्य संचालन से संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष थे आपके KM मुंशी साहब, KM मुंशी थे इसके आपके। कार्य संचालन से संबंधित समिति की कौन थे, KM मुंशी। इसके पहले मैंने आपको बताई थी, इसके पहले आपकी थी प्रक्रिया विषयक समिति, प्रक्रिया और नियमों से जुड़ी हुई संबंधी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी अगले उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई कमेटी के थे सरदार पटेल, सरदार पटेल, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई एक उप समिति भी बनाई गई थी, FR उप समिति। मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई एक उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन थे, JB कृपलानी, JB कृपलानी। ठीक है, आपके उप समिति से, FR की उप समिति से जुड़े हुए थे JB कृपलानी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और पर्सन थे। देखो संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे SC मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे SC मुखर्जी। तो SC मुखर्जी भी कई मामलों के उप समिति से जुड़े हुए थे, जैसे अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, लेकिन अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। तो अल्पसंख्यक, ठीक है, समिति के अध्यक्ष कौन है, सरदार पटेल, सरदार पटेल। ठीक है, अल्पसंख्यक समिति से है सरदार पटेल। ठीक है, और अल्पसंख्यक उप समिति से कौन जुड़े हुए हैं, उप समिति से जुड़े हुए हैं आपके HC मुखर्जी। SC मुखर्जी के बारे में भी जान लीजिए कि ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष के पद पर भी थे, कुछ समय के लिए थे SC मुखर्जी साहब।
ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो जनजातियां रहती थीं, असम क्षेत्र में जो जनजातियां रहती थीं, इनके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी संविधान सभा में। पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित समिति, ये सारी समितियां क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। समिति तो पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे गोपीनाथ वारदोलाई थे। कौन थे? गोपीनाथ वारदोलाई। गोपीनाथ वारदोलाई थे इसके अध्यक्ष आपके, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ वारदोलाई। क्या कौन थे? गोपीनाथ वारदोलाई, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और आपकी समिति बनी थी असम क्षेत्र के लिए, इसके थे एबी ठक्कर, ठीक है। असम क्षेत्र के, असम के अपवर्जित क्षेत्रों के लिए एक समिति बनी थी, असम के अपवर्जित क्षेत्रों के लिए समिति। तो असम के अपवर्जित क्षेत्रों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके एबी ठक्कर। एबी ठक्कर ये थे आपके। तो कई सारी समितियां मैंने आपको बता दी। मैंने शुरुआत में आपको बताई थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, संघीय संविधान समिति बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक संचालन समिति बनाई गई थी, इसके भी राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी वैसे मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, बस अध्यक्ष समझ लीजिए। प्रारूप समिति एक बनी थी आपकी संविधान में, जो संविधान के प्रारूप को तय करती, इसके थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब थे इसमें, ठीक है। सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन थे आपके, बहुत पढ़े लिखे इंसान और शिक्षा को सबसे ज्यादा बल प्रदान करने वाले पर्सन, ठीक है। और एक संघीय जो है आपकी शक्तियों से जुड़ी हुई समिति थी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और कुछ मैंने आपको और समितियां बता दी, ठीक है। लगभग मेन समितियां सारी हो गई। एक समिति और लिख लीजिए, वित्त और स्टाफ समिति एक बनी थी आपकी, वित्त एवं स्टाफ समिति। इसके भी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति से भी राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, ठीक है। क्लियर है? लगभग सारी हो गई, ठीक है। चलिए एक और समिति लास्ट लिख लो, अंतिम समिति आपके लिखवा रहा हूं। संविधान सभा में कार्यकरण, क्या कार्य होगा? एक तरीके से संविधान सभा में फंक्शन के लिए कमेटी बनाई गई थी कि संविधान सभा कैसे कार्यकरण करेगी। तो संविधान सभा के कार्यकरण के लिए थी समिति, इसके अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर आपके, ठीक है। संविधान सभा के कार्यकरण से जुड़ी हुई, फंक्शन से जुड़ी हुई समिति आपकी ये थी। लगभग मेन सारे हो गए हैं। अभी कुछ होता है, अभी जैसे प्रारूप समिति या कुछ भी होगा तो मैं फिर बाद में मिसलिनियस आपको बता दूंगा, ठीक है। पिछले सेशन और इस सेशन में मैंने सारी प्रमुख समितियों के बारे में आपको जिक्र कर दिया। अब आपको चाहिए कि सारी की सारी समितियां आपके दिमाग में रहें, कभी भी मैच द फॉलोइंग आपसे कोई भी गड़बड़ ना हो किसी बच्चे से। अब चलिए चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, और अगला सब्जेक्ट आपका जुड़ा हुआ है हमारे भूगोल से, ठीक है। ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे तट हैं, भारत के प्रमुख तटों के बारे में देखेंगे कि कौन सा तट है और कहां से कितना उसका विस्तार है, ठीक है। देखिए ये तो आप जानते हैं कि आपका पश्चिमी घाट है, ये वाला जितना भी हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट सह्याद्री भी कहा जाता है, एक मतलब आपका पर्वत श्रेणी के तौर पे है, इसको बोलते हैं हम पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, तो यहां से काफी सारी नदियां बहती हैं और ये नदियां अपने साथ अवसादों को लेकर के आती है और यहाँ पे मैदानों का निर्माण करती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तट वाले क्षेत्र है ना, यहाँ पे नदियों के द्वारा मैदान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर है आपका पूर्वीय तटीय मैदान, समंदर के द्वारा भी बनाए जाते हैं, बट यहाँ पे मैदान जो है पूर्वी तटीय मैदान, और इधर है आपके पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, इन मैदानों के नाम है, इन तटों के नाम है, ठीक है। इन तटों के नाम है, जैसे आप देखिए इन तटों के क्या है, नाम है, ठीक है। अब सबसे पहला तट है यहाँ पे काठियावाड़ तट, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन करता जाऊंगा,
सबसे पहला कोस्ट कौन सा है आपका, ये वाला कोस्ट आप देखते हैं, ये आपका है काठियावाड़ तट, ये आपका काठियावाड़ तट है। ठीक है, काठियावाड़ तट कहां से कहां तक विस्तृत है, रन ऑफ कच्छ से लेकर, यहां पे देखिए ये रन ऑफ कच्छ है ऊपर, यहां पे गुजरात तट के पास रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ से लेकर दमन तक, तो कच्छ से दमन तक, दमन तक आपका है काठियावाड़ तट। नंबर 1 काठियावाड़ तट, नंबर 1। नंबर 2 है आपका कोंकण तट, कोंकण तट। कोंकण तट की बात करें, देखो दूसरा तट है कोंकण तट आपका। कोंकण तट जो है दमन से लेकर गोवा तक वाले क्षेत्र के तट को कोंकण तट कहते हैं, दमन से लेकर गोवा वाले तट को, गोवा, ये आपका कोंकण तट है। अब देखो कोंकण तट और मालाबार तट, इन दोनों के बीच में है कन्नड़ तट। यहां पे एक तट और है आपका, तीसरा तट है आपका कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। तो जो कन्नड़ तट है ये आपका गोवा से लेकर मंगलुरु तक है, गोवा से लेकर मंगलुरु, मंगलुरु पोर्ट है आपका, और मंगलुरु के पास ये तटीय है आपका, कोस्टल है, तो इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। अब इसके बाद मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं, केरल में पड़ता है ये मालाबार। यदि आपने मेरा भारत दर्शन का वीडियो देखा है तो मैंने मालाबार से पूरे तटों को आप लोगों को पढ़ाया है। ये केरल का तट है आपका, और ये मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक पड़ता है। ठीक है, मंगलुरु से लेकर, तो जो पश्चिमी घाट है मंगलुरु, मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी, यहां तक के तट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये है आपका कन्याकुमारी से लेकर के यहां तक आप देखेंगे। इधर अब पूर्वी घाट पे आ गए हम लोग, पूर्वी घाट पे कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक। ठीक है, कन्याकुमारी से पुलिकट लेक, ये तमिलनाडु का तट है आपका, और इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। सारे तटीय क्षेत्र हैं। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक से लेकर के केजी बेसिन तक की बात करें, या फिर हम कहें कि महानदी जो डेल्टा है आपका यहाँ पे, तो पुलिकट लेक से लेके, पुलिकट से लेकर महानदी तक, महानदी डेल्टा, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट। और इसके बाद यहां से महानदी से लेकर के आपका जो है गंगा के मैदान तक, ये कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में जहां तक गंगा सागर, यहाँ पे ये गंगा का क्षेत्र है ना, यहाँ पे गंगा का मुहाना है, तो महानदी से लेकर के गंगा तक वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं उत्कल तट। उत्कल, यदि आप जनगण मन करेंगे ना तो ये नाम आएंगे आपके, उत्कल का नाम भी आता है ना। तो ये भारत के तटीय क्षेत्र हैं, तटीय मैदानी क्षेत्र हैं। ठीक है, काठियावाड़ तट या गुजरात तट भी बोलते हैं, तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान में आपका कोंकण तट है, कन्नड़ तट है, मालाबार तट है, और पूर्वी तटीय मैदान में कोरोमंडल तट है। फिर आपका यहाँ पे उत्तरी सरकार तट है, और ये फिर आपका उत्कल तट है। ठीक है, इतने तट हैं टोटल आपके, बताएं कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, मुख्यतः आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके प्रमुख तटों के अंतर्गत हम इनको देखते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, है ना। कोरोमंडल तट जो है आपका, यहाँ पे पुलिकट के पास एक पॉइंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फॉल्स डीबी पॉइंट, फॉल्स डीबी पॉइंट। ये पुलिकट लेक के पास है, तो मतलब आपका यहाँ कन्याकुमारी से लेके पॉइंट डीबी पॉइंट तक जो है आपका, फॉल्स डीबी पॉइंट तक, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके टोटल जो है, ये आपके पूरे के पूरे प्रमुख तट हैं। और देखो इन तटों पर ना बहुत सारे आपके बंदरगाह अवस्थित हैं। आने वाला भविष्य तो इनका अच्छा नहीं है, पता नहीं, ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो।
आने वाले भविष्य में ये आपके डूब जाएंगे। 2100 तक हम तो जिंदा नहीं रहेंगे वैसे, क्योंकि इस समंदर का स्तर बढ़ेगा। तो ये तटीय क्षेत्र हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे पोर्ट हैं आपके। ये आप देख रहे हैं कांडला है, तो जैसे पश्चिमी उसमें देखिए कांडला है, ओखा है, भावनगर है, इधर मुंबई है आपका, यहाँ पे ये मुर्मुगोवा है, ये मंगलुरु है, इधर कोच्चि है। तो ये पश्चिमी उसमें इतने सारे शहर पड़ते हैं आपके। ये सारे मुंबई आपका, ये महाराष्ट्र, कांडला गुजरात में, मुर्मुगोवा ये बंदरगाह हैं आपके, है ना। ये क्या है, पोर्ट सिटी है आपकी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू है, जंजीरा भी पड़ता है, उडुपी पड़ता है यहाँ पे, है ना। उडुपी है, कोचीन है, न्यू मंगलुरु है, ये सब आपके। और ये जो आपका पूर्वी घाट है, यहाँ पे भी बहुत सारे बंदरगाह हैं। तूतुकोरिन है यहाँ पे, तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में पड़ता है तूतीकोरिन। चेन्नई भी है आपका, मरीना बीच है यहाँ पे ना। यहीं पे एक एन्नौर भी पड़ता है, तमिलनाडु में एन्नौर भी एक आपका वो है, पोर्ट है। पोर्ट में किसी दिन अलग से एक सेशन में लूंगा। विशाखापट्टनम आपका ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर यहाँ पे पारादीप है, पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। और ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो हल्दिया पड़ता है आपका, है ना। हल्दिया पड़ता है आपका, है ना, हल्दिया पड़ता है। तो ये आपके प्रमुख आपके शहर हैं जो इन तटों पर अवस्थित हैं, इन तटों पर है। इनका बहुत इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। और ये जो है आपका ज्योग्राफी के अंतर्गत चीजें थी। तटों को लेकर के कोई भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है तो आप लोग जरूर कर पाएंगे, ऐसा मेरी जो है आप लोगों से उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक में, पर्यावरण पे आ जाते हैं, इन्वायरमेंट पे। पर्यावरण पे भी बहुत सारी चीजें पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको लिस्ट भी बतवाई थी। आप लोगों ने लिस्ट पिछले सेशन में मतलब काफ़ी सारे, एक तो मध्य प्रदेश के बताए थे और एक आपको उत्तराखंड के बताए थे, मैंने 2 के बताए थे। हुई थी चर्चा, नहीं हुई थी बताएं। अब आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान चर्चा चल रही थी ना, तो आज राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे कर्नाटक के। और देख लेते हैं दूसरा एक देख लेते हैं हम लोग कर्नाटक के अलावा बताओ और कौन सा देखना है। कर्नाटक और केरल, इन 2 के देख लेते हैं, ठीक है। 2 लिस्ट बना लेते हैं। एक तो बना लेते हैं कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा बना लेते हैं केरल के राष्ट्रीय उद्यान। केरल के राष्ट्रीय उद्यान देखो मैंने बताया था कितने संख्या में है, टोटल 106 हैं अभी। और हम स्टेट वाइज थोड़ा देख रहे हैं और इनसे क्वेश्चन भी आता है, मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होनी चाहिए। 100% आपका यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखो राष्ट्रीय उद्यान एक कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, बांदीपुर आपका यहां पड़ता है, ठीक। राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद दूसरा पड़ता है अंसी राष्ट्रीय उद्यान आपका यहां पे, बांदीपुर अंसी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है आपके अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बांदीपुर अंसी। इसके बाद है आपका बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। चौथे नंबर पे जाएंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है आपका कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 5वें नंबर पे जाएंगे हम, तो 5वां नंबर है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। टोटल 5 हैं आपके कर्नाटक में। कितने हैं टोटल? 5। क्लियर है सभी को? ठीक है। और इसके बाद हम केरल की बात करें तो केरल में राष्ट्रीय उद्यान काफी सारे, यहाँ पर टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे पहला है आपका यहाँ पे इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे मैं जा चुका हूँ। यहाँ पे नीलगिरी तहर पाए जाते हैं, इराविकुलम। और जल्द ही इसका वीडियो आपको पक्का मिलेगा 100%, क्योंकि मैं शूट करके लाया हूँ इसे। नेशनल पार्क इराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। एक तो आपका ये है इराविकुलम नेशनल, दिसंबर के पहले सप्ताह में मैं जारी करूंगा आपके जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। दिसंबर में आपके सारे, मतलब मेरे पास अभी 10 एपिसोड पड़े हुए हैं, 10 के 10 दिसंबर में आपके पब्लिश करूंगा, ठीक है। इसी दिसंबर में अभी मैं रेडी कर रहा हूं। अनामुडी वाला रेडी हो गया, बस मैंने उसको शेड्यूल कर दिया। दिसंबर के पहले सप्ताह में आपका पब्लिश होगा इराविकुलम नेशनल पार्क। वहां से मैंने अनामुडी
पीक है आपकी, वो पढ़ाइए। इसके बाद दूसरा यहाँ पे शांत घाटी, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो कीड़े पाए जाते हैं ना, बहुत रात में आवाज नहीं करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा इसको रखा गया इसी कारण से। इसके बाद है यहाँ पे अनामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, अनामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, 16, यहाँ पे 16 वन भी पाए जाते हैं ना, 16 राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान अनामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान भी यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है आपका, पेरियार नदी है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। 5वें नंबर पे है आपका जो है माथी केतान 16 राष्ट्रीय उद्यान, माथी केतान 16 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका, अंतिम है यहां पे, इसका नाम है पम्बादुम राष्ट्रीय उद्यान, पम्बादुम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये टोटल आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, ठीक है। बांदीपुर याद रखिएगा, कभी गलत मत करिएगा, मैच द फॉलोइंग में सबसे ज्यादा ये पूछा जाने वाला है। अंशी भी पूछता है आपसे, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख तो याद रहेगा, नागरहोल, नागरहोल भी आपका कर्नाटक में है। यहाँ पे राविकुलम, साइलेंट वैली, अनामुडी, है ना, पेरियार, ठीक है, ये सारे आपको याद हो जाएंगे, है ना। माथी केतान 16 और पम्बादुम, ठीक है, ये आपके टोटल यहाँ पर है। और ये लिस्ट अभी कंटिन्यूअस रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान से काफी सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान फिर और मैं डिटेल करूंगा, मतलब मैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये सारे बहुत इन डेप्थ इन डिटेल में आप लोगों को करवाऊंगा, तो करते चले जाओ। इसके बाद चलते हैं पर्यावरण के बाद, अब अगला सब्जेक्ट आपका चलेगा साइंस में, है ना। नेक्स्ट चलते हैं साइंस के अंतर्गत। देखो आज से मैं आपको बायो थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, और आप लोगों को बायो को लेकर के कोई भी चिंता नहीं करनी है। धीरे धीरे मैं बायो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सारा रिवीजन करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए बायो का रिवीजन आज से स्टार्ट करते हैं। बायो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले उठाते हैं हम लोग कोशिका, सेल, कोशिका। जीवन की सबसे मूलभूत इकाई आपकी कोशिका ही होती है। जितने भी जीवधारी होते हैं उनकी जैविक क्रियाओं की रचनात्मक और मौलिक इकाई आपकी कोशिका ही कहलाती है, ठीक है। और इसके पास स्वजनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है। एक कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाओं में 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, ऐसे करके इसमें स्वविभाजन होता रहता है, कोशिका विभाजन चलता रहता है। इसको हम सेल्फ रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, आधारभूत इकाई है। जैसे कोई मकान आपका कई सारे ईंटों से मिलकर के बनता है, वैसे ये शरीर जो आप देख पा रहे हैं मूल रूप से कोशिका ही है। हमारे शरीर का मूल एक कोशिका है और इन कोशिकाओं से मिलकर हम बने हुए हैं। तो कोशिका के बारे में जो है सबसे पहली जानकारी 1665 में निकल के आई। 1665 में एक पर्सन थे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका का नाम दिया गया। और इसके बाद 2 पर्सन थे, एक आपके जो है वनस्पति विज्ञानी थे और एक जंतु विज्ञानी थे, जिनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। इनके द्वारा जो है 1839 में सेल थ्योरी दी गई, ठीक है। स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा एक सेल थ्योरी दी गई, स्लाइडेन एंड स्वान, इनके द्वारा क्या दी गई, एक कोशा सिद्धांत दिया गया, जिसमें कोशिका के बारे में बताया गया, इसका गहराई से अध्ययन किया गया और सेल के बारे में बताने की प्रयास किया गया, ठीक है। अब समझिए, अधिकांश कोशिकाएं बहुत छोटी होती है, बहुत सूक्ष्म होती हैं। यदि हम देखें इनको माइक्रोस्कोप से तो 0.5 माइक्रोन से लेकर के 0.2 माइक्रोन तक आपकी ये होती हैं, ठीक है। 0.5 माइक्रोन से लेकर 0.2 माइक्रोन के व्यास की होती हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका पाई जाती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। और यदि हम देखें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग चिड़िया का जो अंडा होता है वो सबसे भारी और सबसे बड़ी कोशिका के अंतर्गत आता है। शुतुरमुर्ग आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बहुत बड़ा पंछी है और बहुत तेजी से दौड़ता भी है आपका। तो ये अंडा देता है, तो ये सबसे बड़ी कोशिका आपकी शुतुरमुर्ग की कोशिका होती है। अब जब इसका अवलोकन किया गया कोशिका का, तो ऐसा पाया गया कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहले होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक तरीके से जिनका विकास नहीं हुआ है, ठीक है, जिनमें सभी कोशिकांग विकसित अवस्था में नहीं है, यह है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? जिसमें सभी के सभी कोशिकांग आपके विकसित हो चुके हैं। कोशिका में कई सारे जो है आपकी संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे आप देखिए यहां पे एग्जांपल के तौर पे ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में सभी पक्ष आप देख पा रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, केंद्रक भी है, आपका सेल वॉल भी है यहाँ पर, है ना, राइबोसोम भी है, गाल्जी बॉडी भी है, लाइसोसोम भी है, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे डीएनए है, सब कुछ है, ए टू जेड यहाँ पे पूरी तरीके से विकसित है। हमारे शरीर में प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। हमारी कोशिका कौन सी है? यूकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? अल्प विकसित, जिसमें कुछ नहीं है, मात्र एक केंद्रक पाया जाता है, बस केंद्रक है, केंद्रक कला है और उसमें बहुत सारे, तो सुविकसित नहीं है। जो अल्प विकसित हो वो प्रोकैरियोटिक, और जो पूर्ण विकसित हो यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो मानव शरीर में जो पाई जाती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, या पादपों में पाई जाने वाली कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कोई तामझाम नहीं है ना। ठीक है, हाँ, बहुत सिंपल सा है। आगे धीरे धीरे देखो क्लियर होता जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जितने भी विषाणु पाए जाते हैं, जितने भी जीवाणु पाए जाते हैं, या जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, नील हरित शैवाल होते हैं, उन सब पे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जो वायरस होते हैं आपके, जो जीवाणु होते हैं, जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उन सब में कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये सब में पाई जाती है। ठीक है, सभी में पाई जाती है, जीव जंतुओं में पाई जाती है। जितने भी जीव जंतु होते हैं सब में जो है विकसित कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। क्लियर है, स्पष्ट है। कोशिका भित्ति पाई जाती है ना, जीव द्रव्य पाया जाता है, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रसधानियां पाई जाती हैं, है ना। तो बाद में हम वनस्पति और जंतु कोशिका को बाद में डिफरेंशिएट करके देखेंगे, बट प्रॉपर जो है कोशिकाओं का ये रूप है। तो आने वाले समय पे साइंस से जुड़े हुए, अभी सेल को मैं बहुत लंबा लेकर के चलूंगा, सेल से जुड़े हुए जितने एक एक कोशिकांग हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका का एक जो है आपका वो था। बाकी कोसा थ्योरी मैंने आपको बताया स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दी गई। रॉबर्ट जो है हाँ, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सिंपल सा है। रॉबर्ट हुक के द्वारा पहली बार जो है कोशिका नाम दिया गया, इसको कोशिका का पता लगाया गया, कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आपका अर्थव्यवस्था पे आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत थोड़ा सा अब मैं आपको बैंकिंग सिस्टम को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं चाहता हूं कि अब आपका बैंकिंग सिस्टम अच्छा रहे, बैंकिंग सिस्टम को भी हम चीजें कंप्लीट करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी भी कराऊंगा, बट एक बार बैंक बता देता हूं, क्योंकि बैंक आरबीआई के द्वारा ही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है। तो एक बार बैंक समझेंगे, बैंक के बाद आरबीआई समझेंगे, और फिर भारत में वर्तमान में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, बैंकों का वर्गीकरण करके देखेंगे, और इसके बाद फिर मैं आरबीआई के द्वारा कैसे महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति जारी की जाती है। ठीक है, देखिए भारत में शुरुआत करते हैं बैंक को लेकर। बैंकिंग की हिस्ट्री अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ की गई। मतलब पहले तो वही चलता था, जो है साहूकार हुआ करते थे, वही बैंकिंग का काम करते थे, है ना। लेकिन जो है पहली बार जो है भारत में बैंकिंग का शुरुआत 1770 में होता है, जब भारत में पहला बैंक चालू किया जाता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहला बैंक आपका स्टार्ट किया गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। निश्चित तौर पे ये किसी ब्रिटिश पूंजीपति के द्वारा चालू किया गया होगा।
और जब वित्तीय जो है उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का समय आता है, उस समय पे बैंकिंग प्रणाली भी लेकर के आई गई थी। इसके बाद देखिए 3 प्रेसिडेंसियां थी, तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग बैंक बनाए गए। ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में क्या किए गए, बैंक बनाने शुरू किए इन्होंने। पहले तो एक बैंक बना शुरुआत में कलकत्ता में, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में बना आपका, बैंक ऑफ कलकत्ता बनाया गया। ठीक है, 1806 में आपका बैंक ऑफ कलकत्ता बनाया गया। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया। और इसके बाद बैंक ऑफ मद्रास भी बनाया गया 1843 में, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो ये 3 बैंक, 3 प्रेसिडेंसियों में 3 बैंक आपके अलग अलग चालू किए गए और ये बैंकिंग का शुभारंभ था। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया गया, फिर बैंक ऑफ कलकत्ता बनाया गया, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया और बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया। ठीक है, अब देखिए काफी लंबे समय तक इन बैंकों ने काम किया, लेकिन कालांतर में इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया, इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया। और 1921 में एक और बैंक बनाया गया जिसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इनका विलय करके बना दिया गया इंपीरियल, अलग अलग पहले एक बैंक काम कर रहे थे, फिर इनका विलय कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है सभी को? यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में एक कानून पारित किया गया और इसी का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे पुराना बैंकों में से एक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं आप? तो ये आपका स्टेट ऑफ बैंक, स्टेट एसबीआई का आपका इतिहास है, बहुत पुराना बैंक है आपका। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाए गए, प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए, फिर इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ, ठीक है, इंडिया बनाया गया। और इसके बाद 1955 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया काम करता रहा। इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो काफी बड़ा जो है आपका, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है? 1922 में एक पर्सन थे आपके हिल्टन यंग, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी चीजें आपको यहां पे फैक्ट बताऊंगा। 1992 में एक कमेटी बनाई गई हिल्टन यंग की अध्यक्षता में, रॉयल कमीशन बनाया गया इंडियन करेंसी और फाइनेंस को लेकर के। ठीक है, एक रॉयल कमीशन बनाया गया, रॉयल कमीशन, इसके अध्यक्ष थे हिल्टन यंग, हिल्टन कमीशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, किस चीज को लेकर के, कि कैसे जो है आपके यहां पर जो है इंडियन करेंसी और फाइनेंस का काम किया जा सके, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इसको लेकर के एक आपका जो है कमीशन बनाया गया, रॉयल कमीशन। ठीक है, अब इस आयोग के द्वारा बोला गया कि मुद्रा प्रबंधन को लेकर के काम किया जाए, मतलब कि मुद्रा प्रबंधन को लेकर एक कोई पर्टिकुलर संस्था होनी चाहिए जो मनी को रेगुलेट करे, मनी को संचालित करे। ठीक है, तो यही रॉयल कमीशन है या हिल्टन कमीशन है जिसकी अनुशंसा के आधार पे 1934 में एक कानून पारित किया गया और यह कानून था आपका आरबीआई एक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, हिल्टन कमीशन की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक को क्या किया गया आपका जो है 1934 में एक कानून पारित किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। ठीक है, इसके लिए एक्ट, आरबीआई एक्ट पारित किया गया, अधिनियम, और इसी बैंक के तहत आपका बना आरबीआई। ठीक है, ये कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 1935 से लागू हुआ, 1935 से लागू हुआ और यहां से बन जाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले शुरुआत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता में हुआ करता था, बाद में मुंबई में, आज भी मुंबई में है मेन ब्रांच। तो यहीं से आपका जन्म हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का। तो आरबीआई आजादी के पहले का है, पहले कोलकाता में था और अभी मुंबई में है। कोई दिक्कत किसी को?
किसी को कोई दिक्कत? सिंपल सा है ये मामला, ठीक है। अब जब आरबीआई बैंक बना तो शुरुआत में 3 देशों का बैंक था, क्योंकि अंग्रेजों के जहां जहां शासन थे तो उन्होंने आरबीआई के माध्यम से ही काम किया। तो आपको पता है आरबीआई का इतिहास कितना खतरनाक है। आरबीआई ने शुरुआत में काम किया 3-4 देशों के लिए। पहला तो आपका बर्मा, पहले बर्मा अलग हो गया था, है ना, म्यांमार जो आपका है। तो 1947 तक ये बर्मा का जो है केंद्रीय बैंक के तौर पे काम किया। ये क्या था आपका? केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक। तो 1947 तक तो आपका ये बर्मा का केंद्रीय बैंक था। इसके बाद पाकिस्तान का भी केंद्रीय बैंक रहा काफी समय तक। पाकिस्तान का रहा ये आजादी के बाद तक, जुलाई 1948 तक ये पाकिस्तान का रहा, ठीक है। और कुवैत का भी रहा। मजे की बात आपको बता दूं, कुवैत का 1959 तक रहा। कुवैत में भी ब्रिटिश का शासन था। कुवैत का था 1959 तक, और भारत का तो था ही। तो 4 देशों का जो है एक केंद्रीय बैंक के तौर पे काम किया इसने, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब इस समय काफी सारे बैंक हो चुके थे, तो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1969 पे क्या हो गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बड़ी घटना थी ये, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1969, ठीक है। टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 प्राइवेट बैंकों को। अब तो देखो पहले क्या हो रहा, अभी क्या हो रहा है, सरकारी चीजों को प्राइवेट को दिया जा रहा है। पहले क्या हुआ, जो प्राइवेट बैंक थे उनको निजीकरण कर लिया, उनको जो है प्राइवेट कर दिया, वो सरकारी कर दिया गया। 14 निजी बैंक थे, निजी बैंक को क्या कर दिया इन्होंने? राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीय मतलब सरकारी बैंक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये तो बात थी 1969 की, 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। 1980 में अगेन एक बार फिर से 6 बैंकों को, 6 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, ठीक है। तो ये राष्ट्रीयकरण का इतिहास है। और इसके बाद धीरे धीरे 1990 के दशक के बाद से जो राष्ट्रीय बैंक थे, अब उन राष्ट्रीय बैंकों को मर्ज कर दिया गया, उनको विलय करके अब बैंकों की संख्या बहुत कम बची, लगभग 12 के आसपास बैंक बचे हैं। तो ये मैं आने वाले समय पे आपको डिटेल से बताऊंगा। पर ये 2 राष्ट्रीयकरण बैंकों के हुए हैं, और फिर नरसिम्हन कमेटी वगैरह बैंकिंग सुधार को लेकर आई, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, एक एक कमेटी की रिकमेंडेशन देख लेंगे। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 निजी बैंक, और 1980 में 6 निजी बैंक, ठीक है। ये दोनों इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पीरियड पे आपका हुआ, ठीक है। आरबीआई के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो बेसिक जानकारी अभी बैंकों को लेकर आज के सेशन में आप सभी ने देखा। आने वाले समय पे मैं बैंकिंग को और इन डेप्थ इन डिटेल लेकर के चलूंगा, बैंकों का वर्गीकरण भी देखेंगे, बैंकों से जुड़ी हुई जानकारी भी देखेंगे, आरबीआई को भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। जितना मैंने पढ़ाया इसको रिवाइज करिए, भरोसा करिए मैं आपका एग्जाम तक जीएस का बड़ा सेगमेंट रिवाइज करा दूंगा और आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। 1 घंटे में 6 सब्जेक्ट का रिवीजन शायद आप स्वयं भी नहीं कर सकते हैं, पर मैं आपका रिवीजन यहाँ पे करा रहा हूँ, इसलिए इस रिवीजन सीरीज से जरूर जुड़िए, आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे। और आप लोग इसी तरीके से साथ बने रहिए, खूब पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। चलिए।